इस वीडियो में हम बात करेंगे 498 आईपीसी के सेक्शन की। 498 देखिए, जब कोई मैरिड वुमेन जो है उसके साथ कोई क्रुएलिटी होती है, किसके द्वारा? या तो हस्बैंड के द्वारा या फिर हस्बैंड के किसी रिश्तेदार के द्वारा। किसी मैरिड वुमेन के साथ जब कोई बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिज़िकली हो, तो मतलब कहने का ये है कि बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी होती है उसके साथ, तो 498 आईपीसी का सेक्शन उस शख्स पर लग जाता है, या हस्बैंड पर या फिर उसके साथ में रिश्तेदारों के ऊपर भी। तो इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको सिंपल तरीके से सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, कंप्लेंट होती है। कहाँ पे करते हैं कंप्लेंट? जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है उस इलाके में, जो साथ वाला जो पुलिस स्टेशन होता है। पुलिस स्टेशन क्या करता है कि उस लेडी की जो कंप्लेंट है उसको वुमेन सेल में फॉरवर्ड कर देता है। वुमेन सेल क्या होता है कि एक पुलिस स्टेशन ही होता है जहाँ पर जो स्पेशली लेडीज़ के लिए बनाया गया है। मतलब जो भी लेडीज़ की शिकायतें होती हैं वो सारी की सारी कहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं? वुमेन सेल में। ये भी एक थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है। तो वुमेन सेल में दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है, हस्बैंड के रिश्तेदारों को भी और हस्बैंड को भी, और जो वाइफ है उसके माता पिता को और उनके रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और उनका राज़ीनामा करवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर उनका राज़ीनामा नहीं होता, मैटर नहीं सुलझता, तो उसके बाद क्या होता है कि आईओ के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है, स्टेटमेंट्स ली जाती हैं। अगर उनको लगता है कि वाकई में क्रुएलिटी हुई है लड़की के साथ, तो फिर एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी जाती है। किसके खिलाफ़? हस्बैंड के खिलाफ़। अगर उनका कोई रिश्तेदार भी इन्वॉल्व है या अगर उसके माता पिता भी इन्वॉल्व हैं इसमें, तो उनके खिलाफ़ भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है। अब एफआईआर जब रजिस्टर्ड हो गई तो उसके बाद क्या होगा? देखिए, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो नॉन बेलेबल में क्या होता है? देखिए, जो बेलेबल होता है उसकी तो जमानत थाने में ही हो जाती है, पुलिस स्टेशन में ही। लेकिन ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है 498 आईपीसी। तो इसमें क्या होगा कि अक्यूज़ को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा और उसको 24 घंटे के अंदर जज साहब के सामने पेश भी करना होता है, मतलब कोर्ट में पेश करना होता है, और उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है, मतलब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है पुलिस का काम कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करके सारे स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करके पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। गवाहों की लिस्ट भी उसमें साथ में लगाई जाती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा, और एक चार्जशीट बनाई जाती है जिसको कि चालान भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे पेश की जाती है? ये पेश की जाती है कोर्ट में। यहाँ पे ट्रायल चलता है। तो चार्जशीट तक जो है, मैंने आपको बता दिया कि चार्जशीट आईओ के द्वारा जो है वो फाइल होती है। अब बात कर लेते हैं, ये बात तो हो गई कि जिसने कंप्लेंट की थी उसका प्रोसेस कैसे चलेगा। मतलब कहने का ये है कि ये वाइफ के लिए था कि अगर आप कंप्लेंट करते हैं, अगर आप वाइफ हैं, तो फिर आपका प्रोसेस कैसे चलेगा? पहले वुमेन सेल, फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर एफआईआर होगी, फिर अक्यूज़ को अरेस्ट भी कर लिया जाएगा क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। फिर चार्जशीट भी उसके खिलाफ दाखिल हो जाएगी और ट्रायल चल पड़ेगा, केस चल पड़ेगा कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर आप हस्बैंड हैं तो फिर आप कैसे बच सकते हैं? तो आपके पास क्या रिलीफ है? हालांकि इसमें आगे आगे भी प्रोसेस है, मैं पूरी आपको बताऊंगा। तो अगर आप हस्बैंड हैं, मतलब आप अक्यूज़ड हैं, आपके खिलाफ एफआईआर हुई है और पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है, तो देखिए आपके पास रिलीफ ये है, एक तो आप अरेस्ट से बच भी सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? आप पहले ही एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। ये कौन सी बेल होती है? एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि अरेस्ट से पहले ही, गिरफ्तार होने से पहले ही आप बेल लगा सकते हैं ताकि आपको पुलिस गिरफ्तार ना कर सके। ये एंटीसिपेटरी बेल जो है वो सेशन कोर्ट में लगती है। तो सेशंस कोर्ट में आप एंटीसिपेटरी बेल लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो अगर तो आपको बेल मिल गई, अलाउ हो गई आपकी बेल, तो आप अरेस्ट से बच जाएंगे और फिर कोर्ट आपको डायरेक्शन दे देगा कि पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी और आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लीजिए, तो आप अरेस्ट से बच सकते हैं। अगर एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में डिसमिस हो जाती है, खारिज हो जाती है, आपको नहीं मिलती है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है हाई कोर्ट से। एक आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप 482 सीआरपीसी के तहत, देखिए 482 सीआरपीसी,
482 CRPC क्या आपको अधिकार देता है, उसमें क्या होता है कि आप जो है क्वैशिंग के लिए जा सकते हैं। क्वैशिंग का मतलब क्या होता है, 482 CRPC, इसमें क्वैशिंग लगा सकते हैं। क्वैशिंग का मतलब होता है रद्द करवाना। मतलब आप ये हाई कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं एप्लीकेशन लगा के 482 CRPC में कि जो मेरे खिलाफ़ FIR हुई है ये बिल्कुल गलत है और इसको रद्द कर दिया जाए। तो अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ होते हैं कि आपने कोई क्रुएलिटी नहीं की है तो हाई कोर्ट क्या है, उसको रद्द भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है FIR को। तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अब चार्जशीट तक मैंने बता दिया कि चार्जशीट कोर्ट में फ़ाइल हो गई और बेल वगैरह का भी मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब चार्जशीट के बाद क्या होगा वो प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखिए चार्जशीट फाइल हो गई कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट जो है वो चार्ज फ्रेम करता है आपके ऊपर। वो पूरी जो आपकी चार्जशीट होती है उसको चेक किया जाता है और उसके बाद आपके खिलाफ़ चार्ज लगा दिया जाता है कोर्ट के अंदर। चार्ज लगने के बाद क्या है, गवाहियाँ शुरू होती हैं। मतलब जो विटनेस होते हैं, जो विटनेस लिस्ट IO के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा दी गई होती है चार्जशीट के अंदर, उनको बुलाया जाता है और उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस। कि केस जो है, जो ट्रायल जो है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर चल रहा है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस मतलब जो कंप्लेनेंट है उसके हक़ में जो गवाहियाँ हैं उनको बुलाया जा रहा है। तो उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस चलता है, जब सारे गवाह हो जाते हैं, सब सारे गवाहों की जो गवाहियाँ हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसको क्लोज़ कर दिया जाता है। क्लोज़ होने के बाद फिर 313 CRPC के तहत जो दोषी होता है, जिसके खिलाफ़ FIR होती है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाती है और अदालत के द्वारा उससे पूछा जाता है कि आपने अपने डिफेंस में कोई गवाही, कोई विटनेस को बुलाना चाहते हैं। अगर वो कहता है कि हाँ मैं अपनी गवाही करवाना चाहता हूँ अपने विटनेसेस को बुलाकर अपने डिफेंस में, तो उसके बाद फिर उसकी डिफेंस एविडेंस स्टार्ट हो जाता है। पहले देखिए प्रोसिक्यूशन एविडेंस था जो कंप्लेनेंट का था, मतलब जो लड़की की तरफ से था। अब डिफेंस एविडेंस स्टार्ट होता है किसकी तरफ से, जिसके खिलाफ FIR हुई है, मतलब जो दोषी है, जो हस्बैंड है। तो वो अपने गवाहों को बुलाएगा जो उसके हक़ में गवाही देंगे। उसके बाद डिफेंस एविडेंस भी क्लोज़ होगा। फिर होगी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। फाइनल आर्ग्यूमेंट मतलब फाइनल बहस होगी आपके वकीलों के द्वारा। तो उसमें सारे जो भी एग्जिबिट्स वगैरह लगाए जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जो गवाहियाँ होती हैं, उन पर बहस होती है दोनों पक्षों के, दोनों पार्टीज़ के वकीलों के द्वारा। और उसके बाद आता है फ़ैसला कि अगर दोषी पाया गया कि उसने वाकई में क्रुएलिटी की है, तो इसमें सज़ा का प्रावधान है कि 3 साल तक की सज़ा और साथ में जुर्माना हो सकता है। और अगर दोषी नहीं पाया गया, उसको एक्विट भी हो सकता है, जो दोषी होता है वो बरी भी हो सकता है। तो दोनों ही तरीके हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो 498 IPC की जो प्रोसेस है कोर्ट के अंदर चलती है। और उससे पहले भी जब आप कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद वुमेन सेल में जाता है, तो वो सारी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 498 IPC की पूरी प्रोसेस पता चल गई होगी। अगर फिर भी अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जुडिशियल पॉइंट, किसी भी जुडिशियल पॉइंट के ऊपर आप डिस्कस करना चाहते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से सिंपल शब्दों का प्रयोग करते हुए बात करेंगे किसी और धारा के ऊपर। तो शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।